क्या था, मैंने जॉब को ड्राइव करवाया था, सबसे प्राइमरी फार्मूला क्या था, पहला वाला FC = mv² डिवाइडेड बाई आर। ये मैंने आपको ड्राइव करके भी बताया। तो इस अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कितने फार्मूले, 7 फार्मूले मैंने ड्राइव कर लिए। तो अपने 7 के 7 फार्मूले को क्या करना है, याद करना है। अब किस तरह, ये पहला फार्मूला क्या है कि FC = mv² डिवाइडेड बाई आर। अब अपने हर फार्मूले में रिलेशन को भी याद करना है कि हर फार्मूले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ क्या रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पहले वाले फार्मूले में mv² डिवाइडेड बाई आर, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट करूं, क्या, अगर वेलोसिटी को मैं क्या रखूं, कांस्टेंट, तो याद रखना कि जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फार्मूले में अगर मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। इसी तरह मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस फार्मूले से मैं और रिलेशन भी ड्राइव कर सकता हूँ। आपने याद रखना है, फार्मूले को समझना भी एक केस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे लेट सपोज मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोथ ए बी। सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना, अगर उसने क्या किया जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें क्या आ रहा है, वेलोसिटी। अगर वो कहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो याद रखना फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का क्या रिलेशन बन जाएगा, इनवर्स। तो अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह, जब एक में लीनियर वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी लीनियर, एक में एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक में टाइम होगा, एक में फ्रीक्वेंसी होगा, तो हर पॉइंट को आपने समझना है कि वहां पर रेडियस का क्या रिलेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर वैसे आप इस फार्मूले को देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या है, वेलोसिटी पर स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। दूसरा फार्मूला में क्या कि इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड, अगर मैं इस फार्मूले को इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड लिखूं, क्या लिखूं, एंगुलर स्पीड के फॉर्म में लिखूं। इससे पहले मैंने एंगुलर वेलोसिटी आपको पढ़ाई थी कि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, या सिंपल में आप लिखो कि चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये क्या था, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला था। तो जब ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई। अगर एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना तो वो कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई। तो इसलिए मैं थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय सिंपल टाइम। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूँ। तो सिंपल एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय आर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये रिलेशन ये सेकंड फार्मूले में यूज होगा, सही, इस फार्मूले में। अब इस फार्मूले में मैं सेकंड फार्मूला समझा रहा हूँ। इस फार्मूले में इससे पहले मैंने रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज भी आपको समझाए थे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू, ये रिलेशन था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये क्या था, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस के वेलोसिटी लीनियर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर v हमारे साथ क्या था, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर v की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, आर ओमेगा। तो अगर मैंने v की जगह क्या पुट कर लिया, आर ओमेगा, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा कि f इज इक्वल टू m, v का स्क्वायर है ना, तो v के स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, m आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म हमारे साथ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाए, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगा, FC इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, क्या आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए या क्वेश्चन में पूछा जाए या कुछ भी, कि जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन बनेगा। याद रखना, जब एंगुलर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट। जब हम लीनियर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। अब इसके बाद हम
थर्ड फार्मूला इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड की फॉर्म में मैं अगर इसको लिखूं तो सिंपल ये एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर इस ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या पुट करूं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो सिंपल 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का भी स्क्वायर बन जाएगा। किस तरह 2 पाई डिवाइडेड बाई टी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये किसका, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ ना, मैं डिस्टेंस सिंपल हो रहा है, लेट्स सपोज ना मैं यहाँ पर इसको अभी मिटा रहा हूँ, इसका पहला रिलेशन को हमने ड्रा कर, लेट्स सपोज मैं इस रिलेशन में ओमेगा का वैल्यू पुट करता हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। हमारे साथ क्या है कि एफ सी इज इक्वल टू एम आर, ओमेगा किसके इक्वल है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसलिए दूसरा फार्मूला क्या बन गया एम आर 4 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अगर टाइम पीरियड की फॉर्म में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू 4 5 स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो मैंने सिंपल 4 5 स्क्वायर को पहले लिख लिया, एम आर को बाद में लिख लिया, मैंने अरेंज करके लिख लिया, बाकी फार्मूला वही है कि 4 5 स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ टाइम, अगर टाइम की फॉर्म में लिखोगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब रेडियस कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, मैं क्या कहूँ कि ये रेडियस जब कांस्टेंट, वैसे सर्कल में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो रेडियस तो है कांस्टेंट ही रहता है ना, हर पॉइंट सेंटर के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं रेडियस। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है। मैंने यहाँ पर लिख लिया कि इफ रेडियस इज कांस्टेंट, अगर रेडियस हम क्या मान ले कांस्टेंट मान ले, तो तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। आपने हर रिलेशन को जेन से याद रखना है। अगर आपसे कोई कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा। अगर रेडियस यहाँ पर कांस्टेंट में रखूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशन होगा। ये रिलेशन आपने याद करने हैं, आपसे क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप में से इस सेंट्रीफ्यूगल इस फार्मूले में भी आप देख सकते हो ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओमेगा स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बाकी रिलेशन आप भी देख सकते हो। अगर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि जब आप से कहे कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके जेहन में ये सारे फार्मूले आ रहे हो कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर तो इनवर्स रिलेशन है। मैं क्या लगाऊं, वहाँ पर एमसीक्यूज आ गया, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का इनवर्स रिलेशन लगाऊं, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन लगाऊं। तो अगर वो कहे लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का क्या है इनवर्स रिलेशन। अगर वो आपसे कहे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का फिर कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। वो फिर आपको रिलेशन पूछ रहा है एज कंपेयर टू एंगुलर वेलोसिटी, तो आपने हर रिलेशन को याद रखना है। इसके बाद तीसरा फार्मूला इन टर्म ऑफ मोमेंटम, इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा, तो सिंपल आपने क्या करना है याद, थोड़ा डेरिवेशन लंबी हो जाएगी। सिंपल आपने याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ मोमेंटम लिखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर। तो अगर मैं मोमेंटम को क्या लूँ कांस्टेंट लूँ, मैं मोमेंटम को कांस्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ देन, या सर्कुलर पाथ में नहीं, मैं सिंपल को कैसे मोमेंटम क्या हो कांस्टेंट हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो रेडियस कम होगा, अगर रेडियस ज्यादा हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। अब इसके बाद इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला लिखता हूं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं किस तरह लिखूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई आर। अब सिंपल ये फार्मूला मैंने किस तरह डायरेक्ट किया, सेंट्रीफ्यूगल इस फार्मूले से मैंने निकाल दिया। ये भी सिंपल है, मैं डेरिवेशन में से नहीं जाऊंगा आपको समझाने के, चलो मैं इसका डेरिवेशन आपको करवा देता हूँ कि सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं इस फार्मूले को ना यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, अगर मैं इस फार्मूले से 2 को मल्टीप्लाई भी करूं और 2 को डिवाइड भी करूं, याद रखना अगर मैं 2 को इस फार्मूले से 2 को मल्टीप्लाई भी करूं और 2 को डिवाइड भी करूं तो वापस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए मैंने 2 को डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, तो इसलिए इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, एक ही सेम नंबर, तो वो अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे तो अगर आप उसको कैंसिल करोगे वापस रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर लिखूं कि 1 is equal to 1 divided by 2 mv square
इसको क्या रखो, अलग रखो, इसको क्या रखो, अलग रखो। तो एक 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, एक 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा। और नीचे क्या होगा, सिंपल इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, आर, इसके नीचे क्या आएगा, आर, इसके नीचे क्या आएगा, आर। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 mv², इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यानी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 mv² की जगह क्या लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी। और ये 2 क्या मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या बच गया, आर, तो मैंने आर लिख लिया। समझ आ गया। मैंने सिंपल इस फार्मूले के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड, ये 2 को मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने क्या किया, सेपरेट किया। ये 2 नहीं जो यहाँ पर लिखा है, इस 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, या सिंपल आप इस साइड पे भी लिख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं है, इस साइड पे भी लिख सकते हो, दोनों साइड पे आपकी मर्जी। बाकी मैंने mv² और ऊपर तो अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ या ना ले लो तो उसका फर्क नहीं होगा। mv², या सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हो, mv² डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और इसको ये किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड mv² डिवाइडेड बाई 2 या 1 डिवाइडेड बाई 2 mv², सेम ही बात है। ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो इसकी जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख लिया और नीचे एक आर बच गया, ये आर मैंने उसी तरह लिख लिया। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आर। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर, 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर कांस्टेंट रखूं, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान भी क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। जब मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बनेगा। अब अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड किस पर करता है, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड पर किस पर करता है, तो अक्सर हमारे बुक में इस प्राइमरी फार्मूले से सारे क्या जो टर्म्स निकाले होते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल इस फोर्स पर डिपेंड कर, जो इसके फार्मूले में प्रेजेंट है, प्राइमरी फार्मूले को आप देखो ना, इस प्राइमरी फार्मूले से बाकी ये सारे फार्मूले हमने क्या किया, ड्राइव किए। तो इस पहले वाले फार्मूले को देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास पर भी डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मास के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, तो मास पर डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो सिंपल वेलोसिटी आप क्या लिख सकते हो, स्पीड, इस पर डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस। ये पहले फार्मूले से तमाम फार्मूले हमने क्या कर लिए, ड्राइव कर लिए हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी के स्क्वायर पर और रेडियस पर, या सिंपल वेलोसिटी पर या स्पीड पर और मास पर, रेडियस पर, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद छठा फार्मूला क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ये फार्मूला हमने किस तरह ड्राइव किया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको भी क्या करूंगा, ड्राइव कर आपको बताऊंगा। सिंपल ये भी हमने इस फार्मूले से ड्राइव किया कि इस फार्मूले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv.v डिवाइडेड बाई आर। सही है, mv.v। अब mv किसके इक्वल होता है, mv किसके इक्वल होता है, इससे पहले मैंने आपको मोमेंटम बहुत डिटेल से पढ़ाया था। mv किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है, मोमेंटम। तो mv की जगह मैंने क्या लिख लिया, मोमेंटम डॉट v डिवाइडेड बाई आर। मैंने उसको इसे v और r को इसी तरह लिख लिया, mv की जगह मैंने मोमेंटम लिख लिया। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर अगर मैं किसकी वैल्यू पुट करूँ, ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल है, v डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं ये ओमेगा निकालना चाहूंगा तो ये आर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, v, या हमारे साथ क्या है, वी आर नहीं, v डिवाइडेड बाय आर। तो मैंने v डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिख लिया, ओमेगा। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक नया फार्मूला आ गया, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। इसके बाद सातवां फार्मूला क्या है, अगर आप सिंपल क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखोगे तो सिंपल टाइम याद रखना, टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर मैं यहाँ पर एक रिलेशन किया, मैंने अभी आपको बताया था कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, या ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा किसके, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम नीचे आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, या सिंपल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ।
तो अभी मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या पुट कर लेता हूँ 2πf, ओमेगा की जगह इस एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर लेता हूँ 2πf। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला किसकी फॉर्म में लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूंगा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा 2πf। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की जगह 2πf लिखूंगा तो ये 2πf का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, सिंपल 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और f का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा mr तो उसी तरह आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा 2πf। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ गया। अगर मैं इस रिलेशन में आपसे पूछूं कि मैं जब रेडियस को क्या लूं, रेडियस को कांस्टेंट लूं, रेडियस को क्या लूं कांस्टेंट लूं, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन होगा। मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो फार्मूला बन गए थे, जो फर्स्ट फार्मूले से ये फार्मूले बनते तो मैंने बना करके आपके लिए सामने क्या क्या लिख लिए। तो ये 7 फार्मूले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आप कोई भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हो तो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये तमाम तर फार्मूले आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ये तमाम रिलेशन आपने याद रखने के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टाइम के साथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, हर तरह आपने क्या कर देना है, इसको याद करना है। अब मैंने यहाँ पर एक केस लिख लिया, सिंपल मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करा होगा तो उस सर्कल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाला कौन सी फोर्स, जब किसी भी सर्कल में या किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करने वाली फोर्स को हम क्या नाम देते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर मैंने 3 केसेस लिखे कि लेट्स सपोज एक अर्थ है ना, उस अर्थ के इर्द गिर्द क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, सेटेलाइट है कोई भी चीज है वो रोटेट कर रहा है। मैंने यहाँ पर उसका जो ये इस पॉइंट पर होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, लेट्स सपोज वो ऑब्जेक्ट इस तरह इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर वो इस पॉइंट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, अगर इस पॉइंट पर होगा तो इस तरफ, अगर इस पॉइंट पर होगा तो इस तरफ, इस पॉइंट पर होगा तो इस तरफ। अब लेट्स सपोज अगर मैंने 3 केसेस यहां पर बनाया, 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या मैंने यहां पर लिखा है केस 1, या हमारे साथ क्या है केस 1, केस 2 क्या है हमारे साथ, ये केस 2 मैं यहां पर लिखूंगा केस 2, या हमारे साथ क्या है केस 3। केस 1 मैंने क्या लिखा है कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एफसी हमारे साथ क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। लेट्स सपोज अर्थ की जो किसी भी ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, किस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एफजी की वजह से रोटेट कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या है, मैंने उसको क्या नाम दिया कि सिंपल एक फोर्स है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगा, अगर वो फोर्स FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो गया ना तो तब वो ऑब्जेक्ट किस पाथ में रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ। याद रखना ये पहला केस है कि जब कोई भी बॉडी पर फोर्स, किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या भी मैंने आपको करवाए भी थे कि जब भी किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो गया तब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। याद रखना कि जब कोई भी, यहाँ पर मैंने क्या फोर्स, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक नाम नहीं किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह टेंशन फोर्स, टेंशन भी क्या प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था जब कार सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था। इसी तरह मैंने आपको टेंशन का एग्जांपल दिया था कार, इसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया था जब कार क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, सॉरी जब कार सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था। तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, टेंशन फोर्स। जब आप स्ट्रिंग को इस तरह सर्कुलर पाथ में, उसके कोई भी पत्थर को स्ट्रिंग से बांधते हो, जब उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करोगे तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन फोर्स। तो हर केस में आप लिख सकते हो, या हो सकता है अगर स्ट्रिंग का केस हो तो वहाँ पर टेंशन फोर्स किसके इक्वल होता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई भी दूसरा फोर्स कार कर्व पाथ में मूव करे तो वहाँ पर हम फिर क्या लिखते थे कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा कि कोई भी फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल लिया। तो बाकी सब पर यह कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो पहला केस क्या है कि जब किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स वो FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाए तो तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ, यहाँ पर मैंने लिखा भी है यानी ये निशान, तो तब भी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। अगर लेट्स सपोज
दूसरा केस क्या है यहाँ पर कि वो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाए। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, अर्थ के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन फॉरवर्ड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एफसी से क्या हो जाए, ये ग्रेटर का निशान है, एफसी से ज्यादा हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाए। सेकंड केस डिस्कस करो कि एफ जी इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाए। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की केस को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज एफ जी इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन बॉडी विल फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शन एरो से भी बताया, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाए, उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स, उस बॉडी पर जो लग रहा है फोर्स, वो फोर्स ज्यादा हो जाए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाए, तो वो बॉडी क्या करेगा, सेंटर की तरफ क्या करेगा, फॉल करेगा। यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ये मैंने एरो लगाया है, वो बॉडी क्या करेगा, सेंटर की तरफ फॉल करेगा। किधर फॉल करेगा, द बॉडी विल फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो बॉडी क्या करेगा, सेंटर की तरफ फॉल करेगा, सेंटर में ही गिर जाएगा। क्या, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाए उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन, यह हर फोर्स पर अप्लाई होगा। इसी तरह केस 3, अगर बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स की बात करोगे या टेंशन फोर्स की बात करोगे। अब मैंने यहाँ पर अर्थ की रोटेशन का डिस्कस किया, अर्थ के जो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो बाकी केसेस पर आप खुद लगते हो सकता है आप फ्रिक्शन फोर्स की केस को डिस्कस कर रहे हो या टेंशन की फोर्स को डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपकी मर्जी। इसी तरह हर पॉइंट पर यह कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब तीसरा केस क्या है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। सेकंड केस में क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स पर, तो वो ऑब्जेक्ट क्या गया, सेंटर की तरफ गिर गया। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए, तीसरा कंडीशन ये, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स, यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करें। लेट्स सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट फिर कहां पर गिरेगा, बॉडी मूव आउट ऑफ द सर्कल। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कल से बाहर निकलेगा। ये मैंने निशान भी लिखा है, सर्कल से बाहर निकले। तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाए तो वो सर्कल में रोटेट करेगा। बॉडी पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बढ़ जाए तो वो बॉडी क्या करेगा, सेंटर की तरफ गिर जाएगा। बॉडी पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाए, बॉडी पर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम हो जाए, या सिंपल क्या कह सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स पर, उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स के रिलेटेड, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कल से आउटवर्ड जाएगा। वो ऑब्जेक्ट सर्कल से क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। तो ये क्या था, हर फोर्स पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूला को भी डिस्कस कर लिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे इसको भी डिस्कस कर लिया। आपको बोर्ड मतलब एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, और साथ में कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हम भी डिस्कस करेंगे। मैं साइड पे हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट करना है तो नोट कर लेना। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ रहे थे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोडक्शन, फार्मूलाज, ये सब कुछ हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक क्या है। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज द डायरेक्शन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्शन को चेंज करना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा था, मूव कर रहा होगा, तो उसके डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन कौन चेंज करेगा, ये कौन चेंज कर रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का सिर्फ क्या ओनली चेंज द डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ये स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेवर चेंज द स्पीड, याद रखना ये स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अभी स्पीड को कौन चेंज करेंगे, कौन सा फोर्स चेंज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज द वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेवर चेंज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। ये भी हमारे साथ क्या है, स्पीड है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए
जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करेगा तो सेम इज द केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काइनेटिक एनर्जी को भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज द वेलोसिटी, याद रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। क्यों चेंज कर सकता है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और जो भी वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उसमें एक दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर इन दोनों ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तब वो जो वेक्टर क्वांटिटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर इन दोनों में से या तो मैग्नीट्यूड को चेंज हो गया, डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया, या डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, इन दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्वांटिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर सर्कुलर पाथ में चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर ये चेंज कर सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और छठा पॉइंट मैंने क्या है कि वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स आप सेकंड देर में पढ़ोगे, वहां पर मैं मैग्नेटिक फोर्स को डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दोनों की ही वजह से वर्क डन क्या होता है, जीरो। अब किस तरह जीरो होता है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। लेट्स सपोज क्या है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मैंने पहले ही बता दिया कि इन दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, जबकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा होता है, वेलोसिटी का हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर, जबकि वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कल, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन सा एंगल बन रहा होता है, हर पॉइंट पर वो राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों के दरमियान क्या एंगल बन रहा होता है, 90। तो जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर आपको अगर वर्क का फार्मूला पता हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो थीटा क्या बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 बन रहा है। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसलिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क हर जगह, याद रखना जिधर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर आ जाए, दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन जाए, दोनों राइट एंगल टू ईच अदर, तो उधर वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स में हम कौन सा, वर्क डन के फार्मूले में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा 90 पर क्या होती है, जीरो। तो इसलिए अगर मैं थीटा की जगह 90 पुट करूंगा ना, तो कोस थीटा 90 किसके इक्वल होता है, जीरो। तो इसलिए जब जीरो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए याद रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल बन रहा होता है, 90, और कोस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले को, जो प्राइमरी फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला मैंने पढ़ाया था, उसको वेक्टर फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी सब फार्मूले को ये मैंने यहाँ पर तरीका बता दिया, आपके बुक में इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बाकी फार्मूले को आप भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। मैं यहाँ पर तरीका बताऊंगा, आप खुद उसको लिख सकते हो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ सी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्राइमरी फार्मूला क्या था, mv² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, मैंने क्या लिख लिया, माइनस और साथ में यूनिट वेक्टर लिख लिया। यूनिट वेक्टर क्या था, किसी भी वेक्टर किसी भी क्वांटिटी की मतलब क्या बताना, डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज करते थे, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर को डिटेल से समझाया, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमेशा ये आर हेड, आर केप किसकी, ये आर केप क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ये आर केप क्या बता रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। और माइनस क्या, माइनस मैंने क्यों लिखा अभी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज ये आर केप यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, याद रखना यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर और उसको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब उसको यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। यूनिट वेक्टर है आर, तो मतलब उस वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करो। आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, ये किसके इक्वल होता है, आर केप किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो इसलिए मैं आर केप की जगह क्या लिखूंगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू माइनस mv² आर वेक्टर आ गया। उसी तरह ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसकी फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह क्या लगाऊंगा, वेक्टर का निशान लगाऊंगा। और वेलोसिटी भी हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, इसकी जगह में भी क्या लगाऊंगा, वेक्टर। या अगर नहीं लगा तो भी इतना मसला नहीं होगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी
आर हेड जो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर है ना उसकी जगह मैंने यहाँ पर जो क्या है वेक्टर का निशान लगाया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टोरियल वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या किया, माइनस निशान मैंने क्यों लगाया, ये माइनस निशान इसलिए जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस निशान इसलिए आता है, ये माइनस निशान डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। क्यों डायरेक्शन को शो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तो सिंपल वेक्टर फॉर्म में आपने किस तरह कन्वर्ट किया, माइनस निशान मैंने लिख लिया क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो mv² डिवाइडेड बाय r और साथ में यूनिट वेक्टर लिख लिया, यूनिट वेक्टर सिंपल डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वही वेक्टर और उसको अपनी मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करो। तो इसलिए r कैप की जगह मैंने क्या लिख लिया, r कैप मतलब यूनिट वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख लिया, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r। तो ये r इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या, r² और ऊपर क्या आ गया r यूनिट वेक्टर, r वेक्टर आ गया। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। जो बाकी 7 फॉर्मूले मैंने इसको पढ़ाया आपको, उसी तरह उसके साथ माइनस निशान लगाकर सबको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके साथ माइनस निशान लगाकर इस तरह वेक्टर उसके साथ लिख लो, फिर उस यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में लिखो, वेक्टर डिवाइडेड बाय r। तो सिंपल वहाँ पर अगर कोई r कैंसिल हो रहा तो सही है, या सिंपल उसको इसी तरह डायरेक्ट फॉर्म में लिखो, कैंसिल तो नहीं होगा, वहाँ पर उसी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखो। जहाँ पर कैंसिल होगा तो कैंसिल भी हो सकता है, यहाँ पर ये r के साथ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये r वेक्टर है, ये r स्केलर है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। अगर ये यहाँ पर भी स्केलर आ रहा था यहाँ पर भी, तो फिर वो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूले में कुछ कैंसिलेशन भी होगा r और r का, तो उस तमाम को आप खुद वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी फॉर्मूले को मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंपल माइनस निशान यूनिट वेक्टर लिख लिया, यूनिट वेक्टर r वेक्टर डिवाइडेड बाय r, मैंने इस यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लिया, तो r के साथ मल्टीप्लाई हो गया r² और ऊपर r वेक्टर आ गया। तो ये क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि एंगल बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेलोसिटी, या भी आपको मैंने बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कौन सा एंगल होता है, 90। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उन दोनों का वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीजें लेके, मैं अक्सर बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, मैं क्या बोल रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी आपको समझ आएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्यों बोला था। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पर मैंने नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है, यू से मतलब यूनिफॉर्म, सी से मतलब सर्कुलर, एम से मतलब मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पर रोटेट कर रहा है, हर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होगा, इस पॉइंट पर इस तरफ, इस पॉइंट पर इस तरफ, इस पॉइंट पर इस तरफ, इस पॉइंट पर इस तरफ। अब मैं अगर आपसे पूछ चुके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पर बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है यानी, बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो मूव कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है यानी डायरेक्शन यहाँ पर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन मैंने लिख लिया, डायरेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंजिंग। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड को, वेलोसिटी और स्पीड क्या, किसका फर्क है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आप डिस्टेंस को कवर करते हो पर यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देंगे। अगर आप डिस्टेंस को कवर करते हो पर यूनिट टाइम में कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम स्पीड का कवर देंगे। तो सिंपल क्या है, वेक्टर मतलब सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर स्पीड, अगर मैं आपसे कोई स्पीड या वेलोसिटी हर पॉइंट पर उसका जो डायरेक्शन, तो सिंपल मैंने क्या देखा, डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंजिंग है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, अगर मैं स्पीड कहूँ कि वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट होगा, यानी स्पीड चेंजिंग होगा या कांस्टेंट, तो हर पॉइंट पर स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लफ्ज से भी जाहिर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट होगा मगर डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो याद रखना, अभी मैंने बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दोनों का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करा होगा, मूव करा होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करा होगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ही की वजह से ये चेंज हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करा होगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करोगे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैंने स्पीड क्या लिख लिया, चेंजिंग, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए स्पीड क्या होगा, चेंजिंग। डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म और डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज, तो डायरेक्शन भी क्या है, चेंजिंग। मैंने सिंपल क्या लिखा है, चेंज या चेंजिंग, कुछ भी फर्क नहीं। आप चेंजिंग भी लिख सकते हो, फर्क तो है, एक चेंज एक चेंजिंग, एक आईएनजी फॉर्म है और एक आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो आप चेंजिंग लिख लो या जो भी लिखो। यहाँ पर मैं सिंपल फिजिक्स समझा रहा हूँ, तो आपने चेंज और चेंजिंग से कंफ्यूज नहीं होना।
होना है। तो डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है और स्पीड भी क्या है, चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करा होगा तो उसमें क्या चीजें, कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, उसमें याद रखना टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम स्पीड को चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं, एक बार हो सकता है एक बार कम, एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करा होगा तो उसमें कौन सी सेंटीमीटर, कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, कौन सा एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इन तीनों का काम क्या है, डायरेक्शन को, इन तीनों का काम क्या है, स्पीड को चेंज करना, इन तीनों का काम क्या है, स्पीड को चेंज करना। ये तीनों क्या करेंगे, स्पीड को चेंज, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चेंजिंग है ना, तो ये किसकी वजह से चेंजिंग है, ये इन तीनों की वजह से, सेंटीमीटर फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स नहीं, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना तो टेंजेंशियल फोर्स होगा, ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ना एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, FC और AC यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि उस पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, वो किसकी वजह से, सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वजह से ही। तो ये हमने यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स का लेक्चर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो सेंटीमीटर फोर्स का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है। अगर फिर भी सेंटीमीटर फोर्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर कमेंट आपका क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को आपने क्या कर देना है, सपोर्ट कर देना है। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह लेक्चर हम बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।